हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रोजेक्ट एक्स पर। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हम ईएमआई के बारे में बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस्ड करंट मतलब करंट का इंडक्शन करवा रहे थे, जिसमें कि हमको पता चलेगा कि यार करंट का इंडक्शन भी होता है जो हमारे जनरेटर वगैरह करते हैं, जो हमारे पावर हाउस में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का। तो उसका हम पूरा पढ़ेंगे कि यार इंडक्शन कैसे क्या हो रहा है, वो देख रहे थे। चलिए तो अब हम पता लगाते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की मदद से कि यार जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो इंड्यूस्ड करंट। वैसे करंट कैसा इंड्यूस्ड हो रहा था, एसी करंट, जो कि अल्टरनेटिवली डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। ये बात समझ में, ये हमको कहां से पता चला था, गैल्वेनोमीटर की मदद से। गैल्वेनोमीटर क्या है, जो कि करंट के प्रेजेंस को बताता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आ रहा था, एक बार इस साइड आ रहा था तो अगली बार इस साइड आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि करंट तो इंड्यूस हो ही रहा था। अगर डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में, मतलब कि करंट तो इंड्यूस हो रहा है, बट डायरेक्शन चेंज अगर हो रही है तो पहले इधर बता रहा है फिर इधर बता रहा है। मतलब क्या कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इट मींस कि वो जो करंट है वो एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। बस जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक वही है, एसी करंट को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो अब हमारा ये जो अपना ईएमआई था उसका लास्ट टॉपिक ये देख लेते हैं हम कि भैया अगर हमको डायरेक्शन पता लगानी हो तो कैसे पता लगाएंगे। तो देखो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगता है यहाँ पे, ठीक है। हमारा जो फोर्स लगा था, जो हमने अपने फेराडे एक्सपेरिमेंट, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में जो पढ़ा था, तो वो जो था फोर्स जो लग रहा था किस पर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर। कब, जब वो किसकी प्रेजेंस में हो, मैग्नेटिक फील्ड में हो। कहां पे हो, मैग्नेटिक फील्ड में जब वो हो तो तब उस पे लगता था फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन पता लगाने के लिए यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे हम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कर रहे थे। और यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो एक बात क्लियर रखो, क्या बात क्लियर रखो कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगेगा मतलब उल्टे हाथ की पड़ेगी और लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। और जब इंड्यूस्ड होगा कौन, करंट, मतलब कुछ इंड्यूस कर रहे हैं, कुछ हम इंड्यूस कर रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब राइट हैंड का यूज करना है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता लगाने के लिए राइट हैंड का यूज करेंगे। और करंट फोर्स की डायरेक्शन पता लगाने के लिए, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगता है जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ रहता है, तब तो उसकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम लेफ्ट हैंड का यूज कर रहे थे। तो चलिए ये देखते हैं इसका यूज कैसे होगा। जनरली एज इट इज, वैसा का वैसा जैसे हमने लेफ्ट हैंड का यूज किया था। ये हुआ राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड को तीनों उंगलियों को थंब, इंडेक्स एंड मिडिल, तीनों फिंगर्स को आप परपेंडिकुलर रख लो, ठीक है। परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये दो को भी देख लो, ये ऊपर जा रहा है किसमें, वाई एक्सिस में, और ये जा रहा है आपका माइनस एक्स एक्सिस में, ठीक है। प्लस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, समझ में आ गई बात, ठीक है। आई मीन प्लस एक्स एक्सिस, चलो ठीक है, वो मेरे लिए माइनस था। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, इसमें देख लेते हैं सेम एज इट इज था कि भैया जिस डायरेक्शन में, अब यहाँ पे क्या क्या पता है हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या क्या पता है हमको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है और फोर्स की डायरेक्शन पता है, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा, हम लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है। तो हमको पता क्या करना है, करंट की डायरेक्शन पता करनी है। तो करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे हम, किसको रख दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड में। मान लो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ हमने मैग्नेट रखा, इधर नॉर्थ रखा, इधर साउथ रखा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स लगा रहे हैं मान लो हम क्लॉकवाइज, कैसे लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज की तरफ से इसको इधर रख दिया, ठीक है। ऊपर की साइड लग रहा है अगर फोर्स, ठीक है, तो ऐसा रख दिया। और ये जो करंट कैरिंग करंट किधर इंड्यूस हो रहा है, अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर। जो भी जिधर डायरेक्शन आएगी वो दो चीजों को आपको रखना है, तीसरी चीज फाइंड हो जाएगी। अगर आपको लेफ्ट हैंड का यूज करना आ गया तो आपको राइट का भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। और सेम है, पहली बात तो सिर्फ हाथ को चेंज करना है, हाथ चेंज करना मत भूलना वरना पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम फोर्स की डायरेक्शन पता लगाते थे, इसमें हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता लगाते हैं। सो ये हुआ हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कुछ भी नहीं था। अब हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, और डायरेक्ट करंट भी पढ़ लेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, और फिर हम आगे और पढ़ते हैं, आगे और समझते हैं, और फिर धीरे से हम इनका यूज करेंगे। ईएमआई कैसे करंट को इंड्यूस करवाते हैं हम, तो वो सब जनरेटर वगैरह भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे। एसी के ऊपर डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। चलिए तो डीसी और एसी तो क्या फर्क है, क्या अंतर है, आता क्या है हमारे पास। देखो
जो ट्रांसफार्मर के थ्रू जो आता है, ठीक है ना, जो पावर प्लांट से आता है, वो हमको मिलता है एसी करंट। क्यों मिलता है? क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, विथआउट एनर्जी लॉस, ठीक है। एनर्जी लॉस कम से कम होता है, ठीक है उसमें, और अपना जो डीसी रहता है उसमें एनर्जी लॉस ज्यादा रहता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता। पर ज्यादा पावरफुल कौन है? पावरफुल है डीसी करंट। कौन? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। जो ज्यादा पावरफुल है वो है डायरेक्ट करंट, जो कम पावरफुल है वो है अल्टरनेटिंग करंट। तो हानिकारक क्या है हमारे लिए? डीसी करंट। कौन सा? डीसी है। डायरेक्ट करंट हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट भी है, पर अल्टरनेटिंग करंट से ज्यादा हानिकारक है हमारे लिए डायरेक्ट करंट, ठीक। चलिए, तो हो क्या रहा है, पहली बात डीसी की बात करते हैं। करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट मतलब जिसके दो मुंह हो, ठीक है। दो मुंह हो मतलब क्या कि अल्टरनेट मतलब उसकी करंट की डायरेक्शन जो रहती है वो चेंज नहीं होती है, सेम डायरेक्शन में वो मोशन करता है। कौन करता है? डीसी करंट, ठीक है। करंट विच वी गेट फ्रॉम बैटरी और सेल, मतलब बैटरी और सेल से जो हमको करंट मिलता है वो डीसी करंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी और सेल क्या करती है? बैटरी और सेल करंट को स्टोर करती है, मतलब चार्ज को स्टोर करती है। कौन? बैटरी और सेल। तो जो बैटरी और सेल से हमको मिलेगा वो कौन रहेगा? डायरेक्ट करंट। मतलब इसका क्या हुआ कि जो डायरेक्ट करंट रहता है वो स्टोर हो सकता है। कौन हो सकता है स्टोर? डायरेक्ट करंट स्टोर हो सकता है। ये बात अभी ध्यान रखना, मैं अभी और बताऊंगा जब हम इनका यूज पढ़ेंगे ना, डीसी और एसी का यूज अभी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें बताऊंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जो है वो स्टोर हो सकता है, वी कैन स्टोर इट। चलिए, ये हो गया अपना डीसी करंट। अब एसी की बात करें तो करंट रिवर्सेस दिस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ठीक है, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो डायरेक्शन को रिवर्स करता है ना, चेंज करता है इन द सेंस कि वो रिवर्स कर रहा है डायरेक्शन को। मतलब एक पॉजिटिव फेज में चलेगा, फिर वो नेगेटिव फेज में। नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन अलग अलग है, पर फिर बाद में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। मतलब क्या कि पॉजिटिव सेम है डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से हम सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन और नेगेटिव मतलब सेम डायरेक्शन। तो पॉजिटिव में चलेगा, फिर नेगेटिव में चलेगा, फिर पॉजिटिव में। तो मतलब अल्टरनेटिवली एक इंटरवल के टाइम के इंटरवल में वो अपनी डायरेक्शन पे फिर आता है, ठीक है। मतलब चेंज पर्टिकुलर टाइम के लिए करता है वो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो मतलब करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमारे इंडिया में क्या रहता है, कितनी फ्रीक्वेंसी का रहता है? एसी फ्रीक्वेंसी का मतलब हम समझने वाले हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की हमको अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम का रिवर्स है, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, मतलब सेकेंड में, ठीक। तो क्या 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया? 50 हर्ट्ज अगर हम लिखें और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/50 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है वो हम देखने वाले हैं आगे, ठीक है। 1/50 सेकेंड का मतलब क्या है वो हम देखने वाले हैं आगे। अब उसके बाद अगला पॉइंट है ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ हीट या एनर्जी की फॉर्म में, जो हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी है। चलिए, तो ट्रांसमिट लॉन्ग डिस्टेंस तक हो सकता है और कम एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए हम इसको ट्रांसफार्मर या फिर पावर हाउस से हमारे घर तक जो आता है वो एसी करंट आता है। बाकी हम यूज करते हैं बोथ एसी एंड डीसी कैन यूज फॉर लाइटनिंग एंड हीटिंग। तो लाइटनिंग और हीटिंग के लिए मतलब क्या हुआ कि हमारे घर में जो यूज हो रहा है वो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ एसी हो रहा है, नहीं, एसी भी होता है और डीसी भी होता है। तो क्या होता है इसमें, ऐसा क्या होता है? तो देखो, हमारा जो पावर हाउस से आ रहा है वो कौन आता है? एसी आता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट आता है। तो भैया आप तो बोल रहे हो कि घर में दोनों करंट यूज होते हैं, एसी भी होता है, डीसी भी होता है, तो ये चमत्कार कैसे हो रहा है? तो ये चमत्कार के लिए दो टर्म्स हैं, एक है रेक्टिफायर और एक है इन्वर्टर। इन्वर्टर आपने सुना ही होगा, और रेक्टिफायर भी एक काम करता है और इन्वर्टर भी एक काम करता है, बस अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि अगर एसी से हमको डीसी में जाना हो, किससे जाना हो? एसी से डीसी में जाना हो तो हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रेक्टिफायर का, ठीक है। और डीसी से अगर हमको एसी में जाना है तो हम किसका यूज करते हैं? इन्वर्टर का। अब इसका फील लो तुम डेली लाइफ से, कैसे फील लोगे? आपके घर में इन्वर्टर है,
इन्वर्टर का काम क्या रहता है? इन्वर्टर का काम रहता है जब भाई पावर हाउस से कौन आ रहा है? अल्टरनेटिंग करंट, मतलब लाइट जाती है फिर हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर का यूज कैसे कर लेते हैं कि पहली बात तो स्टोर होना चाहिए। इन्वर्टर में ऐसा क्या रहता है, इन्वर्टर के पास एक बैटरी रहती है, तो बैटरी क्या करती है, बैटरी का हमने अभी देखा कि भैया बैटरी डीसी करंट देती है। डीसी करंट देती कैसे है, मतलब डीसी करंट स्टोर कर लेती है। डीसी करंट और एसी करंट दोनों क्या है, एक चार्ज है, चार्ज का फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। तो डीसी करंट आ रहा है बैटरी से, मतलब बैटरी में चार्ज का स्टोरेज है, समझ में आ रही बात, मतलब बैटरी चार्ज को स्टोर करती है। पर कौन से का चार्ज को, जो करंट कौन सा प्रोड्यूस करे, डीसी करंट, जो कि डायरेक्ट करंट हमको दे। चलिए ये बात हमको समझ में आ गई। तो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट पावर हाउस से आ रहा है, आपके यहाँ लाइट चल रही है, लाइट चल रही है इन द सेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आपके घर में चल रहा है। तो तब तक आपने क्या करा, इन्वर्टर को आपने चार्ज करा। तो इन्वर्टर को चार्ज करा मतलब क्या, बैटरी में आपने चार्ज को स्टोर किया, हाँ किया। तो मैंने बोला कि डीसी करंट को आप स्टोर कर सकते हो, पर पावर हाउस से तो आपके पास आपके जो घर में फ्लो हो रहा है वो तो आया आपका एसी करंट, उसको कैसे स्टोर करा, तो वहां पे जो इन्वर्टर रहता है उसमें रेक्टिफायर भी लगा रहता है। क्या लगा रहता है, रेक्टिफायर भी लगा रहता है, जो क्या करता है, जो एसी करंट आ रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट कर स्टोर कर लेता है। कौन, इन्वर्टर में जो रेक्टिफायर रहता है, हम यहां पे रेक्टिफायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर रहता है वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर स्टोर कर लेता है, क्योंकि डीसी करंट हमको पता है, डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो अब क्या स्टोर कर लिया आपने, चलो स्टोर कर लिया। अब क्या हो रहा है कि आपके घर में लाइट चले गई, लाइट चले गई मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अब आ नहीं रही है। तो आप इसका यूज करोगे, इन्वर्टर का यूज करोगे। तो इन्वर्टर भैया क्या करेंगे, इन्वर्टर भैया इन्वर्ट करेंगे, मतलब क्या कि जो डीसी करंट स्टोर हुआ था आपके अप्लायंसेस चलाने के लिए। अब आप ये बोल सकते हो कि यार सर डीसी करंट अगर स्टोर हो गया है तो डायरेक्ट डीसी करंट से हम डायरेक्ट नहीं चला सकते हैं, और इन्वर्टर लगाने की क्या जरूरत है कि भैया डीसी करंट जो हमारी बैटरी में, हमने रेक्टिफायर की मदद से एसी को डीसी में करा, डीसी को हमने स्टोर कर लिया बैटरी में। अब डीसी को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्या अप्लायंसेस के लिए, नहीं कर सकते। क्यों, मैंने क्या बताया था कि डीसी करंट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, पावरफुल होता है। तो उसको हेवी चीजें जैसे हमारा रेडियो हुआ, जैसे हमारी टीवी हुई, वॉशिंग मशीन हुई, इनके लिए डीसी करंट का यूज करेंगे हम, जो कि पावरफुल, ठीक है जी, जो ज्यादा वॉट के होते हैं उन अप्लायंसेस के लिए। बाकी जो हमारा बल्ब हुआ आपका, ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो हुई, बहुत सारे बल्ब यूज करते हैं अपन ज्यादातर, ट्यूबलाइट वगैरह, तो इनमें क्या है, इनमें अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं हम, ठीक। तो इसलिए हम जो इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर से हम क्या करते हैं, हम बड़ी चीजें चलाते हैं। इन्वर्टर से आप कभी कूलर चलाते हो क्या, ठीक है, तो वो मतलब कूलर अगर चलाओगे भी आप तो बहुत जल्दी बिट जाएगा इन्वर्टर, है ना। तो इन्वर्टर से हम क्या कर रहे हैं, डीसी करंट को, पावरफुल करंट नहीं जा रहे हैं हम, इन्वर्टर में हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हम अप्लायंसेस को चलाते हैं। इसलिए लाइट अप्लायंसेस जो कि मतलब ज्यादा वॉट के नहीं रहते हैं, कौन कौन, अपने लाइट बल्ब वगैरह हो गए, सीएफएल, ट्यूबलाइट वगैरह, ठीक है, इनको चला लेते हैं। बाकी हम कूलर को नहीं चलाते हैं, एसी को नहीं चलाते हैं, ठीक है, एसी मतलब एयर कंडीशनर, वो एसी है, ठीक है, ठीक, तो उसको आप नहीं यूज करते हो, ठीक है, किसमें, एसी केस में, ठीक। तो आपने ये करते हो आप। चलिए, तो क्या हो रहा है, मतलब क्या कि इससे आपको कंक्लूजन ये समझ में आना चाहिए कि एसी करंट भी हम यूज कर रहे हैं घर में, डीसी करंट भी यूज कर रहे हैं, बट हम एसी करंट का किसी अप्लायंसेस में यूज करते हैं, डीसी करंट का किसी अप्लायंसेस में यूज करते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आपके घर में अगर एसी करंट आ रहा है तो सिर्फ एसी करंट का आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपके घर में कौन से करंट का यूज होता है, तो आप एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट ना ही बोलें, आप बोलें दोनों करंट, एसी और डीसी दोनों का। वो अप्लायंसेस पे डिपेंड करता है कि अप्लायंसेस कितना पावरफुल है, कितना वॉट है उसका, ठीक है, कितनी करंट किसको नीड है, उस हिसाब से हम करते हैं। जैसे आपका उसके बाद आप ये हो गया, उसके बाद आप जैसे देखा जाए तो रेक्टिफायर होता है जो कि एसी को डीसी में कर रहा है, समझ रहे हो। तो मैंने अगर आपको बोला है कि कूलर हुआ, टीवी हुई, आपका रेडियो हुआ, तो इनको चाहिए ज़्यादा पावर, पर हमारे घर में कौन सा करंट आ रहा है, एसी आ रहा है, हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीसी में करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए सेपरेट क्या लगे रहते हैं, इनके पास कौन लगा रहता है, रेक्टिफायर, इनके सबके पास लगे हुए रहते हैं, जो क्या
करते हैं एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं। अप्लायंसेस अपने अपने सेपरेट रेक्टिफायर लेके चलते हैं। चलिए, तो इन्वर्टर का आपको समझ में आ गया कि इन्वर्टर इन्वर्ट करता है, मतलब डायरेक्ट करंट को जो बैटरी में स्टोरेज है, स्टोर्ड है, उसको आपको एसी में करके देता है और एसी में करके देता है और आपके जो भी अप्लायंसेस हैं उनको चला देता है जब तक आपके घर में लाइट कट ऑफ है। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। एसी और डीसी का यूजेस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, दोनों का यूज होता है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। मतलब क्या, हमारा करंट फ्लो होता है एक डायरेक्शन में, ये चीज से आप सेटिस्फाई हो। डायरेक्ट करंट विच वी गेट फ्रॉम बैटरी एंड सेल, ये भी आप सेटिस्फाई हो। वी कैन स्टोर इट, स्टोर कैसे कर रहे हैं, बैटरी में जो हम स्टोर कर रहे थे वो चीज से आप सेटिस्फाई हो। ये सारे पॉइंट से आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा और डेली लाइफ में आपको समझ में आना पड़ेगा, समझ में आना चाहिए, तब आपको ये फील आएगा क्योंकि हमको कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाना है। फिर एसी करंट की हमने बात करी तो करंट रिवर्सेस इस डायरेक्शन, ये समझ में आ गया आपको। और वो ये हम इसकी साइकिल बनाएंगे, ठीक है, इसकी वेव बनाएंगे, उससे आपको अभी और क्लियर होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और ये 2 पॉइंट से आप अभी इतने सेटिस्फाई हो नहीं, और जस्ट हम अगले 2 मिनट 3 मिनट में इनसे भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस से समझ में आ गया, मतलब ट्रांसमिट जो हमारा पावर हाउस है वहां से क्या आ रहा है, हमारे पास एसी करंट आ रहा है, इससे इस चीज से भी आप सेटिस्फाई हो। बोथ एसी एंड डीसी कैन यूज फॉर लाइटिंग एंड हीटिंग, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। हाई पावर के जो रहेंगे डिवाइसेस बोल लो या फिर अप्लायंसेस, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, डीसी करंट का यूज करते हैं। ठीक है, ये बात। और कैसे चेंज करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। इन्वर्टर और रेक्टिफायर दोनों इन्वर्स है, दोनों अपोजिट काम करते हैं, ये दो से आप सेटिस्फाई हो। इन्वर्टर आप आज तक जो बोलते आ रहे थे इन्वर्टर इन्वर्टर इन्वर्टर, उसका मतलब समझ में आ गया होगा अभी तक आपको। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया में 50 हर्ट्ज की, उसका मतलब क्या हुआ वो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए आ जाइए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हम थोड़ा समझ लेते हैं। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखो ये हुई आपकी वेव, ठीक है, ये वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई। कहाँ पे, क्योंकि यहाँ से वापस क्या आने वाला है, ये आने वाला है, सेम पाथ। ठीक है, ये सेम पाथ, सेम हाइट, सब कुछ सेम रहता है। ठीक, थोड़ा सा डायग्राम में गड़बड़ बन सकता है, ऊपर नीचे हो जाएगा, उसको दिल पे ना लें। चलिए, तो देखो, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब यहाँ से रिवर्स हो रहा है, मतलब इसको हम मिटा देते हैं, ये आगे का हम जो है उसको हम मिटा सकते हैं, ये हमने मिटा दिया इसको। चलिए, तो इतना समझते हैं, इतना क्या है क्या नहीं है। तो देखो यहां क्या हो रहा है, ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव। किसी को कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव मतलब अलग डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब अलग डायरेक्शन। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ये मत बता देना कि सर करंट में जो चार्ज फ्लो हो रहा है ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है इस टाइम तक नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता आया है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है, बात खत्म। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलो, अच्छा ये बात मैं कर लेता हूं कि वायर के अंदर क्या हो रहा होगा। वायर के अंदर जो है ये आपका वायर है, ये वायर है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब आ रहे हैं उधर से फ्लो होते हुए, इलेक्ट्रॉन्स उधर से ये पीछे से आ रहे हैं। समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो रहा होगा, क्या इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे बह रहे होंगे तो वेव बन रही होगी? नहीं, इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं फिर पीछे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर पीछे जाते हैं। इसके कारण डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आए, ठीक है, इधर आए तो करंट की डायरेक्शन किधर आ गई, इधर आ गई। इलेक्ट्रॉन पीछे गए तो करंट की डायरेक्शन किधर आ गई, इधर आ गई। बात समझ में आ रही है। इस कारण करंट की डायरेक्शन होती है। ये नहीं कि वेव अगर बना रहे हैं हम तो ये वेव फॉर्म में फ्लो करते हैं, ऐसा नहीं है, आगे पीछे होते हैं, जिगजैग। ठीक है, जिगजैग समझ रहे हो ना। अब ये आगे आए तो करंट डायरेक्शन इधर गई, पीछे गए तो करंट की डायरेक्शन इधर आ गई। ये बात से आप सेटिस्फाई हो गए। इसलिए बोलते हैं हम कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो डायरेक्शन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज करते रहता है। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो अब देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो देखो 50 हर्ट्ज का मतलब मैंने बताया था कि 1/50 सेकेंड, 1/50 सेकेंड। हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसीज इनवर्सली टू द टाइम। ठीक है, टाइम अगर दिया हो तो हम उसका इन्वर्स करके फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो उसका इन्वर्स करके हम टाइम बता सकते हैं। ये लिखा गया है बुकों में, ये पहले से माना गया है, तो इस पर सवाल ना करें। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन को कि भैया इस इंटरवल तक इस एक डायरेक्शन में चल रहा है, इसके बाद दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है। कौन? हमारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब करंट। चलिए, तो ये पूरे का मतलब क्या हुआ, ये यहां से
ये यहां से यहां तक जो है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरी वेव का एक साइकिल कंप्लीट होता है वो होता है 1/50 सेकेंड में। समझ में आ रही बात, 1/50 सेकेंड में ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है और उसके बाद वो फिर से वही पाथ पर रिवर्स कर जाता है। कौन? करंट। समझ में आ रही बात, मतलब एक वेव का कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? 1/50 सेकेंड। तो मेरे को बताओ, ये सेम डिस्टेंस है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, सब कुछ सेम है, हाइट भी सेम रहेगी, सब कुछ। तो अगर ये इतना सेम डिस्टेंस है, मतलब ये आधी डिस्टेंस हुई, ये आधी डिस्टेंस हुई, मतलब पूरी डिस्टेंस को अगर 1/50 सेकेंड लगे तो आधी डिस्टेंस को आधा टाइम लगेगा, मतलब 1/50 का आधा कर देंगे अगर, ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो 1/100 आ जाएगा। ये बहुत अच्छे समझ में आ गया आपको, ठीक है। 1/100 का मतलब क्या हुआ? 1/100 सेकेंड। मतलब क्या कि आधी वेव को होने में 1/100 सेकेंड लगेगा। इस बात से भी आप सेटिस्फाई होंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। मतलब पूरी वेव अगर 1/50 सेकेंड में कंप्लीट होती है, मतलब होती ही है, समझ रहे हो, मतलब मान के नहीं चलना है, होती ही है 1/50 सेकेंड में। जो 50 हर्ट्ज का मतलब होता है, यही होता है कि 1/50 सेकेंड में आपकी पूरी वेव अल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट हो जाएगी। कहां पर? इंडिया में 1/50 सेकेंड में एक वेव कंप्लीट हो रही है, किसकी? अल्टरनेटिंग करंट की। तो आधी वेव कितने टाइम में होगी? 1/100 सेकेंड में। ये भी हमने देख लिया, ये चीज से आप सेटिस्फाई हो। तो क्या मतलब इसका कि करंट की जो डायरेक्शन रहती है, अल्टरनेटिंग करंट की जो डायरेक्शन रहती है इंडिया में, वो एक डायरेक्शन में मोशन करती है। कितने समय के लिए? 1/100 सेकेंड के लिए। 1/100 सेकेंड के लिए वो एक डायरेक्शन में मोशन करता है। कौन? करंट। ये बात समझ में आ गई। और यही होता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक इंटरवल जो रहता है आपका 1/50 सेकेंड के लिए रहता है। एक इंटरवल जो आपका रहेगा 1/50 सेकेंड के लिए रहेगा और उसके बाद आपका सेम पाथ रिवर्स हो जाएगा, सेम पाथ पर चलेगी। मतलब 1/50 सेकेंड का एक इंटरवल रहेगा, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद 1/100 सेकेंड तक अल्टरनेटिंग करंट जो रहता है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो 1/100 सेकेंड के लिए एक डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं या मोशन करते हैं। चलिए, तो ये बात से आप सेटिस्फाई होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। आपको वो 2 पॉइंट जो थे उनसे भी आप सेटिस्फाई हो गए हो, जो कि फ्रीक्वेंसी के ही थे, फ्रीक्वेंसी के बारे में थे। तो चलिए, हमने एसी और डीसी को कंप्लीट कर दिया है। एसी और डीसी में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। उनका यूज मेन समझना जरूरी था, क्योंकि हम घर में जो यूज करते हैं उसका हमको नॉलेज होना जरूरी है। अगर नहीं समझा है तो, नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो रिवर्स करके देखें, और फिर भी नहीं आया तो कमेंट करिए, वो पार्ट में फिर से पढ़ा दूंगा। चलिए, तो अब बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हमने एसी करंट और डीसी करंट भी देख लिया। वो क्यों देखा वो मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए, हमको पढ़ना है एट द एंड क्या? इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब, आपको जनरेटर का मतलब मैंने बताया था, जनरेटर मतलब जो जनरेट कर रहा है। जनरेट करना, किसको जनरेट करवा रहे हैं हम यहाँ पे? करंट को। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेट करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के हम बारे में बात करने वाला। अ मशीन विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, वो मशीन जो कि इलेक्ट्रिक का करंट को प्रोड्यूस करती है, वो होती है इलेक्ट्रिक जनरेटर। मतलब जितने भी पावर प्लांट्स है वहां पे इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है क्या? यस, होता ही है। मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे क्या काम करता है ये चीज हम समझेंगे। हमको ये पता है, आगे चलो देख लेते हैं, समझ में आएगा। अ स्मॉल जनरेटर कॉल्ड डायनेमो, छोटी सी चीज है, उसको याद रखना है आपको कि डायनेमो होता है जो आपकी साइकिल्स रहती है ना, उसमें आप कई बार लाइटिंग लगाते हो, ठीक है। तो एक छोटा सा जनरेटर होता है जो कि वहीं साइकिल के व्हील के एक्सल से जो मोशन मिलता है, व्हील का जो मोशन होता है उसके थ्रू एक शाफ्ट जुड़ी रहती है और वो भी वहीं पे एक जनरेट होता है, ठीक है। वो समझ में आ जाएगा आपको कि जनरेट कैसे हो रहा है। तो वहां पे जनरेट होता है, छोटा सा डायनेमो रहता है जिसके कारण वहां साइकिल पे लाइटनिंग वगैरह होती है। तो वो चीज छोटी सी चीज है, बस को याद रख लो, समझ में आगे आ जाएगा कैसे हो रहा है। प्रिंसिपल क्या होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर का, वो हम देख चुके हैं। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने पढ़ा है उसी बेस
केस पर वही उसी का एप्लीकेशन होगा, किसके लिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर में उसी का एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक जनरेटर आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एसी और डीसी, क्योंकि हमारे पास करंट हम जनरेट कर रहे हैं, जनरेट क्या कर रहे हैं, करंट जनरेट कर रहे हैं। और करंट किस टाइप के, दो करंट के दो टाइप होते हैं, तो दोनों करंट हम जनरेट करेंगे कि एसी करना हो तो एसी और डीसी करना हो तो कैसे डीसी, ठीक है। तो मतलब एसी किस तरीके से जनरेट होता है और डीसी किस तरीके से जनरेट होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। ईएमआई का हमने पढ़ा था, ईएमआई क्या होता है, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब क्या क्या बोला गया था उसमें कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी कंडक्टर को मोशन करवाते हो तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, करंट जनरेट होता है। तो वो क्यों होता है ये भी हमने देखा था कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रहते ही हैं, तो उसमें आप जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में उसको मोशन करवाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और हमने भी उस पर फोर्स लगाया उसको मोशन करवाने में, उसके कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो फ्री है, उन पर अगर कोई फोर्स लगेगा तो वो मोशन करेंगे, तो वो मोशन करने लगते हैं, ठीक। तो उसी मोशन का एक इलेक्ट्रॉन का पूरा बीम अगर एक डायरेक्शन में मोशन करेगा तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है। तो यही होता है प्रिंसिपल हमारा ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही होता है कि सिंपल सी बात है कि किसी कंडक्टर को आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाते हो, मतलब फोर्स लगाते हो उसके ऊपर, तो उसमें जो रहता है करंट इंड्यूस होता है, ये बात सब सेटिस्फाई हो गए। तो यही सब कुछ है। जनरेटर हमने दो टाइप के पढ़ना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर। तो चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं एसी जनरेटर की। एसी जनरेटर में क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होगा। अल्टरनेटिंग करंट क्या, जो कि अपनी डायरेक्शन को एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिवर्स करता है। चलिए तो अब देखते हैं ये होता कैसे है। पहली बात तो ये हुआ कैसे एप्लीकेशन होता है, क्या होता है ये देखते हैं। दो मैग्नेट लगते हैं हमको, हमारा प्रिंसिपल क्या है, ईएमआई हमारा प्रिंसिपल। ईएमआई में क्या हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर पर आप अगर फोर्स लगाते हो, किसी कंडक्टर पर आप अगर फोर्स लगाते हो तो उसमें करंट जनरेट होगा। तो ये हुआ हमारा कंडक्टर, कौन सा है, ABCD, ये हुआ हमारा कंडक्टर या वायर का एक आर्मेचर बनाया हमने। और ये हुई आपकी दो पोल्स, नॉर्थ और साउथ, मतलब ये हुआ आपका मैग्नेट जिसकी की फील्ड लाइंस किधर जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर मोशन करती है। चलिए, और नॉर्थ से निकल के साउथ पर जाती है। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल गई, हमको एक आर्मेचर बना लिया, आर्मेचर से हमने एक एक्सेल मतलब एक शाफ्ट को जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि हम शाफ्ट को घुमाएंगे तो ये पूरा आर्मेचर भी घूमेगा। बात इतनी समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, तो अब शाफ्ट को कहीं एक तरफ घुमाना होगा, या तो क्लॉकवाइज घुमा लो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, तो हम यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज अगर हम शाफ्ट को घुमाते हैं तो क्या हुआ, शाफ्ट से जुड़ा हुआ ये आर्मेचर है। आर्मेचर मतलब किसका बना हुआ, वायर्स का बना हुआ है, कंडक्टर का बना हुआ है। तो अगर आपने शाफ्ट पे फोर्स लगाया, साथ जुड़ा हुआ आपका आर्मेचर या वायर जो रहता, कंडक्टर जो रहेगा वो भी घूमेगा। और कंडक्टर को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दिया तो हमारा प्रिंसिपल यही कहता है कि उसमें उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो चलिए अब देखा जाए क्या हो रहा है। तो ये हुआ हमारा आर्मेचर का ये गया आपका, ये रिंग होती है, ये जो रिंग है ये दोनों रिंग है, R1 और R2 दो रिंग है, इसको हम स्लिप रिंग बोलते हैं। कौन सी रिंग बोलते हैं, स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स मतलब क्या, कि जो कि स्लिप करे, क्या करे, स्लिप करती है। और ये हुआ कार्बन ब्रशेस हैं, B1 और B2 जो ये जुड़ा हुआ है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये ब्रशेस हैं जो कि कंडक्टर, जो कि हमारा जनरेटर रहता है उस पर ये फिक्स्ड रहता है। किस पर, ये फिक्स्ड रहती है ब्रशेस। उधर हमने मोटर के केस में देखी थी B1, और वहां पे कौन सी रिंग थी, स्प्लिट रिंग, जो कि टूटी हुई रिंग्स थी, स्प्लिट रिंग्स थी हमारे पास वहां पे, या फिर उसको हम कम्यूटेटर भी बोलते थे। और ये जो रिंग्स हैं ये स्लिप रिंग्स हैं, जो कि स्लिप हो जाती है, मतलब स्लिप वो भी होती थी, कौन सी, स्प्लिट, बाकी वो टूटी हुई थी, इसलिए उसको हम स्प्लिट रिंग बोलते थे, कम्यूटेटर बोलते थे। वो भी रोटेट करती थी और ये भी रोटेट करेगी। ये स्लिप रिंग्स है जो कि ब्रश के साथ रोटेट करेगी, ठीक। और ब्रश हमको क्या, ब्रश किस लिए है, ताकि ये वायर अगर हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, किससे, हमारी स्लिप रिंग से, तो वायर भी ट्विस्ट हो जाएगा। स्लिप रिंग से उसको डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। और स्लिप रिंग, वो जो कम्यूटेटर था मोटर में, जिसको हम स्प्लिट रिंग बोलते थे, उसका काम क्या था, वो चेंज करता था किसको, डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को। ऊपर हमको यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को कुछ नहीं, क्योंकि हम जनरली अब हम जब जनरेट करते हैं करंट को, तो वो कौन सा करंट इंड्यूस होता है, हमेशा कौन सा होता है, अल्टरनेटिंग करंट। पर कम्यूटेटर या फिर हम स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं अगर हमको अल्टरनेटिंग करंट, मतलब क्या, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब यहां तक, जैसे ये हुई आपकी वेव,
है ना, ये आपके एक डायरेक्शन चली, उसके बाद ये डायरेक्शन चली आपकी, ठीक है। तो एक डायरेक्शन के बाद हम अगर वही डायरेक्शन वापस लेना चाहें, मतलब कि यही वाली वेव वापस बनाना चाहें, तो हम वहां पे कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब भी आप करंट का जनरेट करोगे तो आपका करंट कौन सा जनरेट होगा, एसी करंट जनरेट होगा। पर एसी नहीं, हमको डीसी की भी जरूरत रहती है, डीसी क्योंकि हमको पावरफुल अप्लायंसेस चलाने के लिए डीसी की जरूरत भी होती है। तो डीसी जनरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये करा और वापस एक ही डायरेक्शन में आना पड़ेगा, वापस सेम डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा। वेव जो बनेगी इसकी वो ऊपर ऊपर बनती चले जाएगी। ये बात समझ में आ गई आपको। तो वेव क्या है, वेव एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वेव एक रिप्रेजेंटेशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये हुआ। तो सेम डायरेक्शन में करने के लिए हमको किसकी जरूरत लगेगी, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग की, ठीक है। पर यहां पे हमने स्लिप रिंग लगी है क्योंकि हमको यहां पे अल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट करना है, क्योंकि हम कौन सा जनरेटर पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पढ़ रहे हैं, एसी जनरेटर पढ़ रहे हैं हम। चलिए, तो हमने लगा दी यहां पे स्लिप रिंग जो कि स्लिप करेगी, ठीक है। स्लिप करेगी मतलब क्या है कि ये वाला जो यहाँ पे कनेक्शन है ये घूम के ऐसा जाएगा, तो ये पूरा सीडी उठ के यहाँ जाएगा किसकी जगह, एबी की, और एबी नीचे से घूम के कहाँ जाएगा, सीडी की जगह पर आ जाएगा। ये बात से आप सेटिस्फाई हो। तो चलिए शाफ्ट को घुमाया जाए, क्या होता है, B2 और B1 जो ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस, उनका काम समझ में आ गया, वो सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। सेकेंड, वो वायर को ट्विस्ट होने से भी बचा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमने क्या किया, फोर्स लगाया और हमने शाफ्ट को घुमाई। शाफ्ट को जब हमने घुमाया तो हमको क्या देखने को मिला यहां पे कि हमारी जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में हमको मिला डिफ्लेक्शन। तो हमने क्या किया, शाफ्ट को इतना घुमाया कि ये AB उठकर CD की जगह पर आ जाए और CD उठकर AB की जगह पे आ जाए। ये बात से आप सेटिस्फाई हो कि CD उठा AB की जगह पे गया, AB उठ के घूम के CD की जगह पे आया। मतलब क्या हुआ कि इस पूरे आर्मेचर का 180 डिग्री का रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्या 180 रिवॉल्यूशन का कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। रोटेशन, जैसे ये गया, ये ऐसा है, ऐसा गया, मतलब कितना टर्न हुआ, 180 डिग्री, मतलब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये उठ के यहां आया। तो चलिए, इसमें करंट का इंडक्शन क्या हुआ पहले ये देख लिया जाए। तो देखो, मैंने बोला था राइट हैंड का आपको यूज करना है, राइट हैंड का, क्योंकि हम EMI पर बेस्ड है, ये राइट हैंड का यूज करेंगे हम। इसमें किसकी डायरेक्शन पता लगाएंगे, जो करंट जनरेट हुआ है उसकी डायरेक्शन पता लगाएंगे। तो देखो सेम है, इस पे रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, इस पे रहेगा आपका फोर्स, और इस पे रहेगा फोर्स मतलब मोशन। जिस तरफ फोर्स लगाएंगे उधर ही मोशन होगा, किसका, आर्मेचर का या कंडक्टर का बोल लो, ठीक है। तो हम AB पर अलग चेक करेंगे, CD पर अलग चेक करेंगे। तो चलिए, रख दिया परपेंडिकुलर तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दे ऑल आर परपेंडिकुलर। तो देखो, ये हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ आपका फोर्स, ये हुआ आपका करंट। तो चलिए, लगा दिया राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड। तो ये हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हुई आपकी करंट की डायरेक्शन की, अपना फोर्स किधर है, नीचे की ओर। तो करंट किधर होगा, करंट होगा इधर, किधर, इधर, मतलब नीचे की ओर। इसमें नीचे की ओर करंट फ्लो होगा, किधर होगा, नीचे की ओर करंट फ्लो होगा। तो अब इसमें देख लिया जाए, ये हुई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। इसमें करंट, इसमें फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ये हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसमें फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। ये हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हुई आपकी फोर्स की ओर, फोर्स की डायरेक्शन किधर लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा। तो करंट किधर फ्लो होगा, ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, किधर फ्लो हो रहा है, ऊपर की ओर। इसको 3D में ही, ये थोड़ा 3D में समझने में थोड़ी सी दिक्कत जारी होगी। फील करो, दिमाग में 3D की एक इमेज बनाओ, ठीक है, 3 डायमेंशनल एक इमेज बनाओ और समझ में आएगी चीजें। तो हमारे कंडक्टर, हमारा जो कंडक्टर है, हमारा जो ये वायर है, जो गैल्वेनोमीटर हमको डायरेक्शन शो कर रहा है, तो मतलब क्या, ये ऐसा जा रहा है करंट, ऐसा जा रहा है, मतलब यहां से B1 से B2 की ओर जाएगा डायरेक्शन करंट हमारा। ये बात से आप सेटिस्फाई हो गए होंगे कि B1 से B2 जा रहा है, कब, फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में, जब 180 डिग्री पर हमने इसको, इस शाफ्ट को 180 डिग्री पर हमने इसको जब घुमाया। आप शाफ्ट को सोचो, शाफ्ट जो है, इधर देखो, शाफ्ट जो है ऐसी होगी, सामने से देख रहे हैं आप, जैसे शाफ्ट को देख रहे हो आप, ये सी अंदर है पूरी शाफ्ट, मतलब गोल है। गोल इन द सेंस, मतलब आप क्या बोल सकते हो कि ये पूरा एंगल जो कितना बना रही है, 360 बना रही है। बात से सेटिस्फाई हो। तो आपने इस शाफ्ट को कितना घुमाया, ये देखो आप,
कि आपने ये हुक को पकड़ा और ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया मतलब क्या 180 डिग्री घुमाया, मतलब क्या कि CD उठ के AB पे गया और AB उठकर CD पे आया। तो अब आपको शायद सेटिस्फेक्शन हो रहा होगा कि यस इट इज 180 डिग्री, 180 डिग्री पर हमने घुमाया है ना कि 360 डिग्री पर। तो यहां से उलझना नहीं है, शाफ्ट को दिमाग में सोच लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हमने एक्चुअली में 180 घुमाया। आप अपने आप को वहां खड़ा करा करो, आप घुमाओ शाफ्ट को, ये सब चीजें इमेजिन करा करो तो चीजें समझ में आएगी। तो ये हुई हमको करंट की डायरेक्शन पता चली। अब क्या हो रहा है, जब CD उठकर AB पर आया और AB उठकर CD पे आया तो हमारे पास CD की डायरेक्शन, CD में जो डायरेक्शन थी करंट की वो अपवर्ड थी। अब यहां पर आएगा तो चेंज होगी, क्योंकि यहां पर जो है उस पर आप वापस फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, राइट हैंड रूल लगाओगे तो ये हुई आपकी करंट की डायरेक्शन, ये हुई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फोर्स इस पर नीचे लगा क्योंकि हम घुमा किधर रहे शाफ्ट को, क्लॉकवाइज। तो हमने तो फोर्स हमारा क्लॉकवाइज ही रहेगा, हमेशा शाफ्ट पर हम क्लॉकवाइज ही घुमा रहे शाफ्ट को। ऐसा नहीं है कि आधा टर्न दे दिया क्लॉकवाइज में फिर एंटी क्लॉक, नहीं, क्लॉकवाइज में हम तो हमारा घुमा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे तो जब फोर्स लगेगा यहाँ पे जो भी कंडक्टर आएगा, अगर ये AB उठकर इधर गया और CD अगर यहाँ आया तो CD में भी फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि हम इसको शाफ्ट को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो चलिए अब यहां पर अगर CD में जो अपवर्ड डायरेक्शन थी करंट की, अब CD यहां आया तो क्या हुआ, देखो ये हुई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ आपका फोर्स, वापस करंट किधर आ रहा, नीचे की ओर आ रहा। मतलब यहां पर CD ऊपर की ओर था, CD में करंट अपवर्ड था। अब CD अगर यहां आएगा तो यहां पर CD आया, जो CD अगर यहां पर आया तो CD में डायरेक्शन किधर हो गई, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, मतलब डाउनवर्ड हो गई। मतलब क्या, अल्टरनेट हो गई, अल्टरनेट नहीं बोल सकते, मतलब चेंज हो गई, रिवर्स हो गई। पहले अपवर्ड करंट फ्लो हो रहा था, अब डाउनवर्ड करंट फ्लो हो रहा है। मतलब क्या, मतलब ये कि हमारा ये देखो ये पूरा घूम के जाएगा, मतलब जो ये B2 है ना, ये B2 भी उठ के इधर जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट पूरा इधर जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये वाला पार्ट ऐसा घूम के यहाँ आएगा। मतलब अब करंट कहां से कहां फ्लो होगा, ऐसा फ्लो हो रहा है तो CD से कहां जाएगा, CD किससे जुड़ा हुआ था, B2 से, तो B2 से होते हुए हमारा करंट कहां जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक और डायग्राम बनेगा, इसका एक और डायग्राम बनेगा। ये है फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन, मतलब फर्स्ट 180 डिग्री का रिवॉल्यूशन का ये वाला डायग्राम है। एक और डायग्राम बनेगा जिसमें CD में इधर लिखूं, AB को इधर लिखूं और CD के साथ B2 को ही जोड़ूं, और करंट CD में ऐसा फ्लो हो और B2 से होते हुए ऐसा करके यहां B1 आ जाएगा तो B1 पे जाएगा। मतलब क्या, सेकेंड हाफ रिवॉल्यूशन में हमारा करंट जा रहा है B2 से B1। तो क्या मतलब हुआ कि यार एक रिवॉल्यूशन हमने कंप्लीट किया, शाफ्ट को हमने कितना घुमाया, शाफ्ट को हमने पूरा 360 घुमा दिया। मतलब क्या, यहां से हमने शुरू किया, इतना वापस लेके आ गए हम, मतलब 360 घुमाया तो घुमाया, हमको करंट भी इंड्यूस हुआ। पर यहां पे हमको समझ में आया कि यार एक बार घुमाने से हमको तो दो करंट की डायरेक्शन मिली। कितनी करंट की डायरेक्शन मिली, 2 मिली, ठीक है। फिर हमने घुमाया तो हमको पता चला कि उसके बाद तो वापस सेम वही पैटर्न हो रहा है, वापस एक इंटरवल हो गया, उसके बाद वही पैटर्न कंटिन्यू होते जा रहा है। तो ये बात हमको समझ में आई कि यार AC करंट होता है और AC करंट जनरेट होता है। तो हम अब इसको वेव से एक बार और देख लेते हैं, वेव से थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हो रहा है। देखो ये समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही अच्छे से बना इस बार तो देखो अब हो क्या रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि पहला हाफ साइकिल, ये हाफ हुआ, हाफ मतलब ये 180 का एंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये 180 का एंगल आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव मतलब एक डायरेक्शन थी, फिर ये हाफ साइकिल ये भी आपको 180 दिख रहा होगा, ठीक है, मतलब सेकेंड हाफ साइकिल में अलग डायरेक्शन थी। ये बात से आप सेटिस्फाई हो गए हो और हमारी शाफ्ट घूम गई है, इतने में पूरी 360 घूम गई है। मतलब पहले हाफ साइकिल में अलग डायरेक्शन, सेकेंड हाफ साइकिल में अलग डायरेक्शन। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन यहां पर अल्टरनेटिंग करंट की चेंज होती है। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन है, कभी भी डायरेक्शन भी बताते नहीं कि एज इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। वो तो हम फ्लेमिंग के राइट हैंड से पता लगाते हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है एक्चुअल में। समझ में आ रही होगी बात। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, मतलब ये जो भी डायरेक्शन
होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन ये है, ये 180 डिग्री में इतना एक डायरेक्शन में चलता है, फिर अगले 180 डिग्री में दूसरी डायरेक्शन में चलता है। कौन? करंट। किसमें? सर्किट में। ठीक है, हमको सर्किट में देखना है। और ये हमारी रिंग्स है, कौन सी? स्लिप रिंग्स है। स्लिप रिंग्स मतलब क्या? जो कि स्लिप करती है किस पर? कार्बन ब्रशेस पर स्लिप करती है, फिक्स्ड नहीं रहती है। और कार्बन ब्रशेस हमको क्या करता है? एक तो सर्किट कंप्लीट करता है, किससे? कि स्लिप रिंग से हमारे कार्बन ब्रश जो रहता है इधर गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करता है। मतलब क्या कि सर्किट हमारा कंप्लीट होता है किसकी मदद से? कार्बन ब्रश की मदद से। सेकंड क्या करता है कि ट्विस्ट नहीं होने देता है। ट्विस्ट हो जाए अगर ये सर्किट, ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर का वायर है ये ट्विस्ट हो जाएगा अगर डायरेक्ट अगर रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि रिंग घूमेगी तो ये भी हमारा घूम जाएगा और ट्विस्ट हो जाएगा, बन जाएगा, हमारा मशीन चलेगा नहीं। समझ में आ गई होगी बात। तो ये रिंग्स का काम आपको समझ में आ गया, ब्रशेस का काम समझ में आ गया, शाफ्ट को हम घुमा रहे हैं ये चीज भी समझ में आ गई, और किस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, इस चीज से भी आप सेटिस्फाई होंगे। तो हम एसी करंट के थोड़े यूजेस वगैरह और कुछ टर्म्स वगैरह देख लेते हैं। उसके बाद हमारा आज एसी करंट जनरेटर, एसी जनरेटर कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखा जाए कि अब अभी तो मैंने जो डायग्राम आपको बताया था आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए किस तरीके से अल्टरनेट हो रही करंट की डायरेक्शन, ये बात आपको समझ में आ रही हो, मतलब रिवर्स हो रही है करंट की डायरेक्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं ये जो कमर्शियल लेवल पे जो इसका यूज करते हैं, एक्चुअली जो हमारा जनरेटर बनता है वो क्या होता है, उसमें क्या यूज करते हैं? एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या है? जो हम अभी देख रहे थे वो बार मैग्नेट था, ठीक है। तो बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम पढ़ चुके हैं वो क्या होता है? एक टेम्पररी मैग्नेट होता है, और ये इसकी पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर बहुत ज्यादा होती है। सेकेंड थिंग, इसमें हम इसकी पावर को कंट्रोलेबल है, ये इसकी पावर कंट्रोलेबल है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको लग रहा है तो हाई पावर जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से, या और जो हमारा बार मैग्नेट है उसकी जो पावर रहती है वो फिक्स्ड रहती है। तो उसमें हमने बहुत सारे डिफरेंस भी देखे थे। कब? जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा था तब, और बार मैग्नेट पढ़ा था तब, हमने दोनों में कंपेयर भी किया था। तो वो अगर वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लीजिए अगर ये चीज समझना हो तो। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइंडिंग कॉइल अराउंड, किसके अराउंड? अराउंड आ रहे पे, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर जो होती है उसके अराउंड कॉइल को वाइंड करते हैं। जो वायर लिया था हमने आर्मेचर, तो आर्मेचर में हमारा सॉफ्ट आयरन रहता है, उसके ऊपर वाइंड रहती है कौन? कॉइल पूरी, ठीक है। तो ऐसा नॉर्मल सा एक वायर से तो कुछ होगा नहीं, तो हमको एक बहुत बड़ा कॉइल बनाना पड़ती है, और एक बहुत बड़ा शेप बनता है आर्मेचर का, जिसपे कि एक पूरी सॉफ्ट आयरन कोर जो रहता है उस पर वाइंड रहती है हमारी कौन? कॉइल पूरी, कॉइल बनती है और कॉइल पूरी वाइंड कर देता है हम उसके अराउंड, और वो रहता है बहुत बड़ा, तो उसको घुमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज, ये कॉन्सेप्ट, कि एक बात समझो, आप समझ लो कि हमारे करंट हमारे कंडक्टर में इंड्यूस कैसे हो रहा था। करंट कैसे इंड्यूस हो रहा था कि करंट में जब वो मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको हम मोशन करवा रहे थे वायर को, तो मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेक्ट कर रहा था कौन? हमारा करंट के मतलब जो कंडक्टर था वो इंटरसेक्ट कर रहा था, तब हमारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा। तो क्या सिर्फ हमको समझना एक बात है कि अगर उस जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमारा कंडक्टर जो है वो अगर कट करेगा तो फोर्स लग जाएगा। तो हम इसको स्टेशनरी रख दें, अगर वायर जो हम हिला रहे हैं इसको स्टेशनरी रख दें, और जो हमारा मैग्नेट है उसको घुमाएं, तो उससे मैग्नेट को घुमाने से उसकी इलेक्ट्रिक जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनका ही मोशन होगा, और करंट के कंडक्टर जो अपना कंडक्टर है वो तो बीच में ही है, तो वो कट तो करेगी कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमारा कंडक्टर तो कट होगा, तो हमारे कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पे फोर्स तो लगेगा, मतलब उनका मोशन होगा। मतलब क्या उल्टा हो सकता है? यस, हो सकता है। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम कंडक्टर को फिक्स करके मैग्नेट को अगर घुमाएंगे तब भी फोर्स लगेगा, और तब भी हमारा जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा, चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यूजिंग अ कॉइल ऑफ मोर टर्न्स, ये बात आपको मैंने बता दी है कि आयरन कोर पे हम बहुत ज्यादा कॉइल्स का टर्न्स लेते हैं। बाय रोटेटिंग अ कॉइल फास्टर, कॉइल को फास्टर रोटेटिंग करो, या फिर कॉइल को स्टेशनरी कर हम मैग्नेट को फास्टर मोशन करवाते हैं। मतलब क्या, एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि ये रिलेटिविटी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब रिलेटिव मोशन होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर एक रुका है तो दूसरा चलेगा, अगर दूसरा रुका है तो पहला चलेगा। बात समझ में आ रही है? अगर कॉइल रुकी है तो आपका मोशन कौन करेगा? आपका वायर, आपका कंडक्टर मोशन करेगा। अगर कंडक्टर स्टेशनरी है, कंडक्टर किसका, मतलब कंडक्टर कौन क्या बना हमारा, हमने यहाँ पे क्या बनाया था? कॉइल बना ली। तो कॉइल को स्टेशनरी अगर रखोगे आप तो आपका मैग्नेट का मोशन होना चाहिए। एक ना एक का भी मोशन अगर हो गया तो आपका करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये बात से आपको सेटिस्फाई रहना है। तो
क्या अब हम यहाँ पे बहुत बड़ी कॉइल अगर हम बना रहे हैं तो उस पर ज्यादा एनर्जी लगेगी मोशन में एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप अगर मोशन दोगे तो उसमें आपको कम एनर्जी लग रही है, कम शाफ्ट को घुमाना पड़ रहा है एज कंपेयर टू ह्यूज साइज ऑफ ये सॉफ्ट आयरन कोर पे जो वाइंडिंग रहती है हमारे कॉइल की, पूरा जो आर्मेचर है जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं, उस आर्मेचर को घुमाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू किसको घुमाने में, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट को। तो हम यहां पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को घुमाते हैं बजाय हमारे आर्मेचर को घुमाने के। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो चलिए इतना हम समझ चुके हैं बाय यूजिंग अ कॉइल विथ लार्ज एरिया, ठीक है, मतलब बड़े एरिया का आपका आर्मेचर रहता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, मैग्नेट को घुमाते हैं, मैग्नेट को घुमाकर हम क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, करंट का प्रोड्यूस करते हैं। तो अब एक बात और, सर इतना तो समझ में आ गया है कि भैया कैसे इंड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, हम ये तक समझ गए हैं कि रिलेटिव मोशन करवाएंगे तो एक ना एक का रिलेटिव मोशन होना चाहिए, मतलब एक ना एक तो मोशन करना चाहिए तो हमारा इंड्यूस करंट होगा। तो चलो हमने ये भी समझ लिया और हमने ये सेटिस्फाई हो गए, हम ये मान भी गए हैं कि अगर हम हमारे पास कॉइल को घुमाने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो कॉइल को हम स्टेशनरी करके मैग्नेट को घुमा देंगे। हम समझदार है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को घुमा देंगे क्योंकि वो उसके कंपेयर में उस पर एनर्जी कम लगेगी, उसको घुमाने में एनर्जी कम लगेगी और हमारा करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, हमारा काम के काम हो जाएगा। तो सर अब एक ये बात बताओ कि इसको हम कैसे घुमाएंगे। तो भैया यही तो कहानी है, जो आप फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हो, जो आप स्टीम का यूज करते हो, फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हो जिससे आप वाटर को हीट करके स्टीम बनाते हो, तो वो स्टीम से टरबाइन घूमता है। फिर आप जो ये विंड मिल वगैरह देखते हो, विंड मिल में क्या होता है कि हवाएं चलती है तेजी से, तो वो विंड मिल के ऊपर जो पंखा लगा हुआ रहता है वो घूमता है, उससे अंदर जुड़ी हुई शाफ्ट घूमती है। वो शाफ्ट से कौन जुड़ा रहता है, जनरेटर जुड़ा रहता है। वो शाफ्ट जाके वही वाली शाफ्ट बनती है जो शाफ्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, जिस शाफ्ट को हम घुमाना चाह रहे हैं। आपने स्टीम बनाई, स्टीम जाके क्या करती है, पंखे को घुमाती है और पंखा क्या करता है, पंखा जुड़ा रहता है शाफ्ट से, शाफ्ट घूमती है और शाफ्ट किससे जुड़ी रहती है, शाफ्ट यही तो शाफ्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो शाफ्ट घूमेगी और वो किसको घुमाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट को घुमाएगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमेगा एक कंडक्टर के आसपास और कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा एक फोर्स और उसी फोर्स से जनरेट होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है पूरी प्रोसेस कि फॉसिल फ्यूल्स का हम यूज जो करते हैं, पेट्रोलियम जो हमारा कोल वगैरह होता है, ये सब का, नेचुरल गैसेस का होता है, जो उन सब का हम यूज जो करते हैं, उन सबको जलाते हैं, वो एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये सारी एनर्जी से, विंड एनर्जी है आपकी, ओशियन एनर्जी है, ठीक है, टाइडल एनर्जी, ये सारी एनर्जी कहां कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट होती है। तो वही हम अगले चैप्टर्स जो हैं वो तो इस बार अब 10th से हट गया है, बाकी वो चैप्टर में यही चीजें पढ़ते हैं कि एट द एंड हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको घुमाना पड़ रहा है किसको, हमारी एनर्जी सिर्फ कहां लग रही है, पूरा सेटअप तो जमा लिया, अब हमारी एनर्जी सिर्फ लग रही है उस शाफ्ट को घुमाने में। उस शाफ्ट को अगर घुमाना है तो सर कैसे घुमा दे, हम जाके बैठे क्या वहां पे, तो फिर हमको खाने पीने के लिए, हमारी एनर्जी के लिए फिर हमको खाना पीना लगेगा, बात तो वहीं जा रही, खर्चा तो और हो ही रहा है, ठीक है, इधर कुछ बना रहे हैं तो इधर खर्च कर रहे हैं। तो भैया कुछ ऐसा दिमाग लगाओ ना जिससे कि वो काम भी हो जाए, मतलब दूसरी चीजों का यूज करके हम एनर्जी का एक प्रोड्यूस कर ले, हम बोल सके कि यस हमने एक एनर्जी इंड्यूस करी है, हमने एक एनर्जी क्रिएट करी है, ठीक है। तो एनर्जी और मास का ऐसा है भैया, सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। सिर्फ जो विंड में एनर्जी की अगर बात करें तो हवाएं चली तो वो एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो एक एनर्जी कन्वर्ट हो गई, उसने पंखी को घुमाया, पंखी ने शाफ्ट को घुमाया, ये एक मैकेनिकल एनर्जी है, और शाफ्ट ने जनरेटर को घुमाया, जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट को घुमाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट ने घूम के करंट का इंडक्शन किया, और करंट का इंडक्शन हुआ मतलब क्या हुआ, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी। तो क्या हुआ, विंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सिर्फ कन्वर्ट हुई है, उसने उसका फॉर्म चेंज किया है, ना कि वो डिस्ट्रॉय हो गई और ये जनरेट हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी
क्रिएट हो गई ना, कभी एनर्जी कभी क्रिएट होती है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज होती है। तो वही कहानी है कि जब जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी किसी न किसी एनर्जी का फॉर्म रहता है। आप वेव्स ले लोगे, वेव्स के नीचे नीचे जो रहते हैं वो आप पढ़ेंगे अपन, वेव्स के नीचे क्या रहते हैं, टरबाइंस लगाए जाते हैं। जब वेव्स आती है, वेव्स जाती है, तो टरबाइन पहले ऐसे ऐसा घूमेगा, वेव्स अगर ऐसी जाएगी तो वो पता चले क्लॉकवाइज घूमने लगा, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमने लगा। फिर इधर की वेव जब वापस जाती है तो वापस पानी उतरा, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे क्या हो रहा है, उस टरबाइन से, टरबाइन ऐसा घुमा कैसा भी घुमा, उससे जुड़ी रहती है आपकी शाफ्ट। वो शाफ्ट गई जनरेटर पे, जनरेटर से उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट को घुमाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट ने करंट इंड्यूस कर दिया। तो क्या हुआ कि उस वेव एनर्जी जो है, वेव काइनेटिक एनर्जी लेके आई, वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वही तो पूरी कहानी है कि ऐसे एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को चलाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहां पे हमारा कंप्लीट होता है एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब हम कल देखेंगे डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद है तो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल का लेक्चर।